हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको देखिए द्विघात समीकरण के जो आपके इसमें के फार्मूले हैं, सारे फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका नोट्स यार जब मैं क्लास 10th में था पढ़ता था तो देखिए सभी लेसन का एक नोट्स बनाया था, उस पर सभी फार्मूले लिखता था। तो ये हम लोग का जो द्विघात समीकरण के सब जितने फार्मूले हैं सब मैंने लिखा हुआ है, तो यही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और इसके कैसे उपयोग है ये सब बताने वाला हूं। लेकिन देखिए अब मैं कहूँगा आपसे कि इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, जाइए उससे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो भी आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर वो वहीं पे आएंगे। यहाँ पे अब बहुत कम वीडियो आएंगी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए आज ही उस पर लगभग 3-4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो जाइए उससे देखिए। अगर आप अभी तक नहीं जानते मेरे सेकंड चैनल के बारे में तो मैं बता दूं कि मेरा सेकंड चैनल भी है सुपर फास्ट क्लासेज, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए आइए मैं इसे आपको दिखाता हूँ। देखिए द्विघात समीकरण में सबसे पहले आता है हम लोग का श्रीधराचार्य का फार्मूला, ठीक है। तो श्रीधराचार्य जी का फार्मूला जो होता है x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस करनी में b² - 4ac होल बाई 2a होता है, ठीक है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और इस पे आप लोग सवाल लगा लीजिए। 1-2 सवाल आता है, मतलब गुणनखंड आता है कि मतलब गुणनखंड देगा x² + 5x + 6 को श्रीधराचार्य विधि से हल कीजिए, इस तरह पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें मूलों की प्रकृति भी पूछता है। मूलों की प्रकृति जैसे आप एक पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल ऋण b/a होगा, आप पढ़े होंगे तो ये काफ़ी आपको फार्मूला अच्छा लगेगा, एकदम मिठाई की तरह। अगर नहीं पढ़े होगे तो आपको हवा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ऋण b/a होता है, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे ये हम लोग का एक विविधकर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा d इक्वल टू b² ऋण 4ac। इसी के अनुसार हम निकालते हैं कि उसके जो मूल है कैसे वास्तविक है, बराबर है कि कैसे। तो देखिए d इक्वल टू b² ऋण 4ac होता है। यदि d बराबर 0 यानी d बराबर 0 आ जाए, अब मतलब ये हल करें द्विघात समीकरण के अनुसार और d का मान 0 आ गया तो अल्फा बीटा का मान यानी उसके जो मूल है वो वास्तविक और बराबर होंगे, ठीक है। और d का मान धनात्मक आ जाए, यानी d का मान इधर धनात्मक यानी 5-6 कुछ भी आ जाए धनात्मक आए, ठीक है। तो अल्फा बीटा का मतलब उसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, ठीक है। और अगर d का मान पूर्ण वर्ग आ जाए, पूर्ण वर्ग मतलब कहने का मतलब 4 या मतलब ऐसा या 16 मतलब ऐसा आ जाए कि उसका मतलब वर्गमूल निकाले तो निकल जाए वर्गमूल, ठीक है। तो अगर d का मान पूर्ण वर्ग आ जाए तो अल्फा बीटा का जो मान होगा यानी जो हम लोग की क्या होगा, अल्फा बीटा का मान होगा जो उसके मूल होंगे उनके मान जो होंगे ये परिमेय होंगे, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पे, ये इसको छोड़िए हुए परिमेय होंगे, ठीक है। बस यहाँ मैंने लिखा है बराबर इक्वल टू नॉट और अपरिमेय, मतलब वो अपरिमेय नहीं होंगे, क्या होंगे, परिमेय होंगे, ठीक। उसके बाद देखिए d इक्वल टू ऋणात्मक आ जाए, यानी d का मान ऋण आ जाए, जैसे ऋण 5 ऋण 2 कुछ भी आ जाए इस d का मान, तो उसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। और देखिए द्विघात समीकरण का फार्मूला ये एक दे देता है, ठीक है। तो कहता है कि द्विघात समीकरण याद कीजिए, जैसे मूल दे देता है और कहता है कि द्विघात समीकरण मतलब कहता है कि अल्फा का मान इतना है बीटा का मान इतना है तो द्विघात समीकरण याद कीजिए। तो उसको फार्मूला होता है द्विघात समीकरण इक्वल टू x² ऋण करनी में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। या एक और फार्मूला होता है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। दोनों फार्मूले लगाएंगे तो आंसर वही आएगा, दोनों एक ही फार्मूला है, केवल इसको इस रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो सो यार आई होप आपको भी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो थैंक यू गाइज।